इजरायल ने ईरान के नए रक्षा मंत्री को भी मार डाला है। इजरायली मीडिया का दावा है कि आईडीएफ के हमले में ईरान के नए डिफेंस मिनिस्टर माजिद की भी मौत हो गई है। आपको बता दें कि खामेनेई के कंपाउंड पर हुई एयर स्ट्राइक में पूर्व रक्षा मंत्री की मौत हो गई थी, जिसके बाद IRGC के पूर्व कमांडर माजिद को देश का नया रक्षा मंत्री बनाया गया था। अब इजरायल ने उन्हें भी ढेर करने का दावा किया है। खाड़ी में जारी जंग के बीच यूएई ने एक बड़ा दावा किया है। यूएई का कहना है कि हमने 172 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स मार गिराए हैं और 8 क्रूज मिसाइलों को भी ढेर कर दिया है। साथ ही 700 से ज्यादा ईरानी ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट कर लिया गया है। खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने यूएई पर बम बरसाए हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ईरान के साथ युद्ध को लेकर रूस ने अमेरिका को आईना दिखाया है। रूस ने कहा है कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा था, उसकी परमाणु क्षमताओं के कोई सबूत नहीं है और इस बात को अमेरिकी इंटेलिजेंस और IAEA ने खुद भी माना है। लेकिन फिर भी बिना मकसद के ईरान को टारगेट किया गया। रूस ने पूछा कि अगर खामेनेई को मारने का प्लान नहीं था तो फिर अमेरिका जंग में कूदा क्यों? ईरान के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल का जखीरा है, जिसका इस्तेमाल कर उसने अमेरिका के अड्डों पर तबाही मचाई है। इजरायल और खाड़ी में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान खाइबर सोकान मिसाइल से हमला कर चुका है। ये मीडियम रेंज वाली 3rd जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल है। 1450 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल ने इजरायल में जबरदस्त तबाही मचाई है। ईरानी सेना ने इसी मिसाइल के इस्तेमाल से दुश्मन पर हमले का एक वीडियो जारी किया। इजरायल ने ईरान के साथ लेबनान पर भी हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह के कई नेताओं को मौत के घाट उतारा है। इजरायली हमलों से लेबनान में कई आम लोगों की जान गई है। हिजबुल्लाह ने भी कड़े शब्दों में वार्निंग दी। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमारे सब्र का बांध टूट गया है। इजरायल खुली जंग चाहता है तो हम भी तैयार हैं। अब की बार आर पार की जंग होगी। युद्ध के बीच पीएम मोदी डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दे रहे हैं। 15 देशों में चल रहे महायुद्ध पर मोदी की पैनी नजर है। खाड़ी में फंसे करोड़ों भारतीयों को बचाने के लिए मोदी सरकार रणनीति बना रही है। प्रधानमंत्री की अब तक 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात हुई है। आज पीएम मोदी ने ओमान, कुवैत के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है और ईरान हमलों से हुए नुकसान पर चिंता जताई है। साथ ही वहां पर रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर भी बात की गई है। वेस्ट एशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। रमजान के पाक महीने में खाड़ी में संग्राम है। इस पर विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई। भारत सरकार ने युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की वकालत की। भारत का कहना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। युद्ध लंबा खिंचेगा तो इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को टेम्परेरी बेसिस पर बंद कर दिया है। समंदर में 30% का इलाका दुनिया की ऑयल और गैस जरूरतों को पूरा करता है। खाड़ी के हिस्से का भारत पर 60% निर्भरता है। इस इलाके से ये व्यापार अगर बंद होता है तो भारतीय बाजारों पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि ऑयल, गैस, LNG के मोर्चे पर स्थिति बिल्कुल साफ है। सूत्रों का दावा है कि हमारे पास पहले से ही स्टॉक है और इसलिए तेल की कीमतों में अस्थिरता का असर नहीं पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत से टकराव और सैन्य माहौल से हटकर सार्थक बातचीत की बात कही है। यही क्षेत्र सुरक्षा का एकमात्र रास्ता, ये कहा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले साल कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने दोनों देशों के बीच में अविश्वास को पैदा किया। जरदारी के मुताबिक भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी में और इसलिए पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत की गुहार लगा रहा है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी है। धर्म गार्जियन का 7वां एडिशन उत्तराखंड में चल रहा है। दोनों देशों के इस अभ्यास का लक्ष्य संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना। दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक चलेगा। दोनों देशों की सेनाओं के 120 सैनिक अभ्यास में भाग ले रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का नाम राज्यसभा के लिए फाइनल हो गया है। कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एनडीए के उम्मीदवार होंगे। होली के अगले दिन उपेंद्र कुशवाहा नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। राज्यसभा में यह कुशवाहा का दूसरा टर्म है। अगस्त 2024 से उपेंद्र कुशवाहा संसद के ऊपरी सदन के सदस्य हैं। माना जा रहा है कि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए एनडीए ने कुशवाहा पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा जाएंगे। इसके अलावा बिहार से शिवेश कुमार का नाम शामिल है। हरियाणा से संजय भाटिया, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा, महाराष्ट्र से विनोद तावड़े, उड़ीसा से 2 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। असम से भी 2 उम्मीदवारों के नाम सामने आए, जिसमें तेराश गोवराला और जोगेन मोहन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दिल्ली पुलिस को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दिल्ली पुलिस में भारी फेरबदल करते हुए 70 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद मोहन को डीजी तिहाड़ जेल बनाया गया है। 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर वीरेंद्र सिंह को डीजी होम गार्ड ट्रांसफर किया गया है। साल
1997 बैच के आईपीएस सुरेंद्र सिंह को डीजी सिविल डिफेंस बनाया गया और इसके अलावा सभी जिलों के एसीपी और डीसीपी समेत कई बड़े पदों पर तबादला हुआ है। मध्य प्रदेश में सरकारी परीक्षा के दौरान गड़बड़ी का मामला सामने आया। रतलाम पब्लिक स्कूल में आबकारी कांस्टेबल भर्ती चल रही थी। इसी दौरान 12 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो 2 घंटे के एग्जाम को 15 मिनट तो किसी ने आधे घंटे में पूरा कर लिया। बाकी टाइम में सभी लोग आराम से बैठे रहे। जांच में पाया गया कि सभी कैंडिडेट्स अन्य कई परीक्षाओं में बैठे थे जहां पर 50 से कम नंबर आए थे। पुलिस ने सभी 12 आरोपियों को अरेस्ट किया है। सबकी मदद करने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जा रहा है। यूपी के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ और हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। तेज रफ्तार बेकाबू पिकअप डिवाइडर से टकरा गई। इसमें 3 साल की मासूम सहित पिकअप चालक की मौत हो गई है, जबकि एक महिला समेत 4 लोग जख्मी हैं। टक्कर के बाद लोग 15 फीट दूर तक गिरे। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। छत्तीसगढ़ का सुकमा कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। अब यहाँ की महिलाएं नई इबारत लिख रही हैं। महिलाएं जंगली खजूर के पेड़ से गुड़ बनाकर मार्केट में बेच रही हैं। पेड़ से टपकते रस को एक बर्तन में स्टोर किया जाता है, फिर उसकी गंदगी को निकालकर बॉईल किया जाता है। आखिर में ठंडा होने के बाद मार्केट क्वालिटी वाला गुड़ आपके सामने है। इससे लागत का खर्च भी कम लगता है और गुड़ की कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को तो आप खुद ही देख सकते हैं। होली से ठीक पहले चंद्र ग्रहण के चलते देश के सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद हैं। काशी विश्वनाथ, अयोध्या में राम मंदिर समेत देश के सभी मंदिरों में धार्मिक सतर्कता देखी गई। सुबह सूतक काल के दौरान ही मंदिरों के कपाट बंद हो गए थे। भक्तों के दर्शन और पूजा अर्चना अस्थायी रूप से स्थगित किए गए थे। ग्रहण 3:20 पर शुरू हुआ था, जो कि 6:47 पर पूरा हुआ है। इसके बाद मंदिरों में साफ सफाई के बाद पूजा पाठ शुरू हो गया है। देश भर में 4 मार्च को होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बीच दिल्ली मेट्रो के संचालन को लेकर बड़ी जानकारी है। होली के दिन मेट्रो सेवाएं दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगी। डीएमआरसी ने इसकी जानकारी दी है। यूपी के शाहजहांपुर में प्रशासन ने होली से पहले मस्जिद को त्रिपाल और प्लास्टिक शीट से ढांक दिया है। एहतियात के तौर पर मस्जिद को ढांका है ताकि किसी भी तरह का कोई भी विवाद पैदा ना हो। कानून व्यवस्था को बनाए रखने और त्योहार के बीच माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर तैयारियां हो रही हैं। नेपाल में 5 मार्च को आम चुनावों के लिए वोटिंग होगी। इससे पहले देश में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। नेपाल में 275 सीटों पर गुरुवार को मतदान है। नेपाल में 1 करोड़ 90 लाख वोटर्स हैं जो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग करेंगे। नेपाल में जेंजी आंदोलन के बाद सितंबर में केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। तब से देश में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार थी। वहीं चुनाव से पहले भारत नेपाल सीमा पर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। होली को देखते हुए नेपाल सीमा बंद है।